नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई देशों को कोविड टीके की आपूर्ति कल से शुरू होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नए कृषि कानूनों पर नियुक्त किसान समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। सरकार ने व्हाट्सएप से हाल में अपनी निजता नीति में बदलाव को वापस लेने को कहा। एक तरफा बदलावों को सरकार ने अनुचित और अस्वीकार्य बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष का साल भर चलने वाला उत्सव 23 जनवरी से शुरू होगा। और भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीतकर इतिहास रचा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी बरकरार रखी। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति कल से शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में कई अन्य देशों को भी ये टीके सप्लाई किए जाने लगेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के देशों के स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को एक पुराने सहयोगी देश के नाते बड़े सम्मान से देखा जाता है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं। इसके जवाब में और टीकों के उत्पाद के बारे में भारत की वचनबद्धता के अनुसार तथा कोविड महामारी से निपटने में समूची मानवता की मदद करने की अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति कल से शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक विनियामक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अन्य देशों में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों, कोविड से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अधिक जोखिम वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले समय में कोविड टीकों को अपने सहयोगी देशों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा। विदेशों को टीके की सप्लाई करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू टीका निर्माताओं के पास देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रहे। टीकों के वितरण से पहले 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हुआ, जिसमें भारत और विदेशों के टीकाकरण प्रबंधकों, कोल्ड चेन अधिकारियों, जनसंचार अधिकारियों और डाटा मैनेजरों को प्रशासनिक और संचालन संबंधी पहलुओं की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि भारत कोविड महामारी के दौर में पहले भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और पैरासिटामोल गोलियों के साथ साथ नैदानिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, ग्लव्स और अन्य चिकित्सा सामग्री अनेक देशों को सप्लाई कर चुका है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों की नैदानिक क्षमताओं को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए कई देशों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया है। इन्हीं प्रयासों के तहत दुनिया भर के देशों को टीके उपलब्ध करा रहा है, लेकिन ऐसा करते समय घरेलू आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा बाध्यताओं का भी ख्याल रखा गया है। भारत उपहार स्वरूप बांग्लादेश को कोविड की वैक्सीन प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे ढाका संवाददाता से। भारत बांग्लादेश को कोरोना टीके की 20 लाख खुराक उपहार के तौर पर भेजेगा। कोरोना टीके की यह खेप बृहस्पतिवार को बांग्लादेश पहुंचने वाली है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इन टीकों के रखरखाव और उपयोग के लिए तैयारियों में लगे हैं। इसके पहले बांग्लादेश की दवा कंपनी बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
और बांग्लादेश सरकार के बीच 3 करोड़ टीकों की खरीद के लिए पहले ही समझौता हो चुका है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने आज ढाका में कहा कि देश में टीकाकरण की शुरुआत भारत से उपहार के तौर पर मिलने वाले टीकों से की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोज करीब 2 लाख लोगों को टीका लगाने की योजना है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। सरकार ने कहा है कि देश भर में 6,31,000 लाभार्थियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में बताया कि टीकाकरण के बाद 0.18% लोगों पर टीके का प्रतिकूल असर देखा गया। अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18% इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एंड 0.002 is the percentage of people who were hospitalized following immunization. These are fairly low, in fact lowest so far as we know in the world in the first 3 days. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के पहले दिन विश्व में सबसे अधिक लोगों को भारत में टीके लगाए गए। पहले दिन देश भर में 2,07,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। श्री भूषण ने कहा कि तमिलनाडु, पुदुचेरी और पंजाब में 40% से कम टीकाकरण हुआ। Let me also share with you states which need to improve. Tamil Nadu 34.9%, Puducherry 34.6%, Punjab 27.9%. So we are in constant dialogue with all these states on a daily basis. Different teams are reacting with their counterpart teams in the state. The IT team in the Union Health Ministry reacts with the counterpart IT teams of the states. The public health team and the immunization team in the Union Health Ministry interacts with their counterpart teams in the states and UTs, tries to solve their problems, tries to encourage them, tries to tell them what are the steps to do to address the issue of vaccine hesitancy. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने सफलतापूर्वक कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। आज नई दिल्ली में पुलिस मुख्यालय में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले, और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार कर। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 चुनौतीपूर्ण रहा और पुलिसकर्मियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काफी अच्छा काम किया है। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच हुए समझौते से पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में काफी मदद मिलेगी और जरूरतमंदों को न्याय मिलेगा। देश में अब तक कोविड से 1,02,28,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,064 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 17,400 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों का 50 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में काफी कमी आई है और अब ये 1.44% रह गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 137 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में 7,09,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक करीब 18,78,00,000 जांच की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश में कोविड जांच की क्षमता को लगातार बढ़ाया है और अब ये प्रतिदिन 15 लाख जांच के स्तर पर पहुंच गई है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की आज पहली बैठक हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुलाटी, शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत और साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में किसानों, किसान संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले 2 महीनों में अपनी सिफारिशें देने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री घनवत ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति नए कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों और संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति
राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी संगठनों जैसे अन्य संबद्ध पक्षों के साथ भी विचार विमर्श करेगी। इसके लिए समिति किसान यूनियनों और संगठनों को कृषि कानूनों के बारे में बातचीत के लिए आमंत्रित कर उनके विचार जानेगी। बहुत जल्द गठित किए जाने वाले वेब पोर्टल पर भी किसान अपने विचार समिति को भेज पाएंगे। समिति इस संबंध में सभी संबद्ध पक्षों की राय जानने को उत्सुक है ताकि उनके आधार पर अपनी सिफारिशें सरकार को दे सके। उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें निश्चित रूप से भारत के किसानों के हित में होंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि विशेषज्ञों के देश छोड़कर जाने को रोकने के उपाय करने को कहा है और पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह किया है कि वे कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाएं। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि भारतीय कृषि का भविष्य कृषि के टेक्नोलॉजी पर आधारित तौर तरीकों पर निर्भर है और ये तौर तरीके आधुनिक सोच वाले जानकार किसान ही अपना सकते हैं। 2030 में भारतीय कृषि के बारे में राष्ट्रीय संवाद का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि कृषि भारतीय पारिस्थितिकी, संस्कृति तथा सभ्यता का आधार स्तंभ है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा की बजाय पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कृषि में काम आने वाली वस्तुओं की लागत कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने जैविक खेती को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ देश धनवान बनेगा बल्कि बलवान भी बनेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। ये सत्र 2 चरण में चलेगा। पहले चरण के अंदर 12 बैठकें होगी और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल, जिसमें सदन की 21 बैठकें होगी। सदन के अंदर भी कोविड गाइडलाइन के अनुसार हमने बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा का सदन 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा। लोकसभा 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, जो सामान्य रूप से सदन की जितनी भी कार्रवाई हैं, वो संपूर्ण कार्रवाई इस बार सत्र में चलेगी। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ होगी। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार ने व्हाट्सएप कंपनी से कहा है कि वो अपनी निजता यानी प्राइवेसी नीति में हाल में किए गए बदलावों को वापस ले ले। सरकार ने यह भी कहा है कि एक तरफा तरीके से किए गए कोई भी बदलाव अनुचित और अस्वीकार्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कठोर शब्दावली वाला एक पत्र व्हाट्सएप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विल कैथकार्ट को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और निजता नीति में उपयोगकर्ताओं को छोड़ने का विकल्प दिए बिना किए जा रहे प्रस्तावित बदलाव गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। इनसे भारतीय नागरिकों की स्वायत्तता और उनके चुनने की स्वतंत्रता को लेकर कई दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप का उपयोग करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और ये व्हाट्सएप की सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो प्रस्तावित बदलावों को वापस ले ले और सूचना संबंधी निजता, चुनने के विकल्प और डेटा सुरक्षा के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई देशों को कोविड टीके की आपूर्ति कल से शुरू होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नए कृषि कानूनों पर नियुक्त किसान समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। सरकार ने व्हाट्सएप से हाल में अपनी निजता नीति में बदलाव को वापस लेने को कहा।
एक तरफा बदलावों को लेकर सरकार ने अनुचित और अस्वीकार्य बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष का साल भर चलने वाला उत्सव 23 जनवरी से शुरू होगा और भारत ने ब्रिस्बेन क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीतकर इतिहास रचा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी बरकरार रखी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह 23 जनवरी से शुरू होंगे। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में बताया कि सरकार हर वर्ष 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। संस्कृति मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित होने वाले समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 23 तारीख को प्रमुख तौर पर 3 स्थानों पर कार्यक्रम है। एक कलकत्ता में है, जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री जी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो कल से कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी ग्राउंड में प्रारंभ हो गई है। 400 मीटर के कैनवास पर 200 कलाकार उन्होंने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी है, जो 23 तारीख तक चलेगी। ये पूरी तरह से सुभाष जी की जीवनी पर आधारित होगी। दूसरा कार्यक्रम कटक में है, जन्म स्थान पर है, जहां स्वयं पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम हरिपुरा में है, जहां पर मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी लगाई है। पहली बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष नामित हुए थे नेताजी, वो स्थान हरिपुरा था, इसलिए सांकेतिक रूप से उस स्थान को हमने चुना है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की वर्षगांठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति पूरे वर्ष के कार्यक्रमों पर निगरानी और मार्गदर्शन के लिए गठित की गई है। ये समिति दिल्ली, कोलकाता सहित विदेशों में तथा नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े अन्य स्थानों पर मार्गदर्शन करेगी। श्री पटेल ने कहा कि कई मंत्रालयों और विभागों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाई है। फुटबॉल टूर्नामेंट और मैराथन, ये खेल विभाग ने तय किया है कि वो वर्ष भर गतिविधियां नेताजी के नाम पर समर्पित करेंगे। पद यात्राएं और साइकिल यात्राएं, ये भी युवा कार्यक्रम विभाग ने तय की है कि वर्ष भर वो गतिविधियों को जारी रखेंगे। देखो अपना देश के तहत जो वेबिनार्स होंगे पर्यटन मंत्रालय के, वो पूरी तरह से नेताजी के लिए समर्पित होंगे। आईएनए की धुन पर कदम बढ़ाए जा मीटिंग रिट्रीट में गीत शामिल होगा। रक्षा मंत्रालय ने ऐसा फैसला किया है। एयर इंडिया ने विमानों पर नेताजी के चित्र लगाने का फैसला किया है। नेताजी के नाम पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेल मंत्रालय ने तय की है। 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित 5 पीठों की स्थापना होगी। ये शिक्षा विभाग का फैसला है। नेताजी पर लघु फिल्म प्रतियोगिता, भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरा एक एपिसोड बनाने का फैसला किया है। श्री पटेल ने बताया कि नेताजी पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अमरा नूतान जोबनेरी दूत आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी भी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कार्यों पर चर्चा, लघु फिल्म और अन्य कार्यक्रम बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया था। भारत की इस महान धरती ने कई सारे महापुरुषों को जन्म दिया है और उन महापुरुषों ने मानवता के लिए कुछ अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किए हैं। हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है। ऐसे महापुरुषों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथाओं को बयां करने वाली बातें हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG के अंतर्गत 6,10,000 से अधिक लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। इस सहायता राशि से योजना के अंतर्गत 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को सरकार के PMAYG कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश में 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का आह्वान किया था।
इस योजना के अंतर्गत अब तक देश भर में 1 करोड़ 26 लाख आवासीय इकाइयां बनाई जा चुकी हैं। इस योजना में मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की 100% अनुदान राशि सहायता के रूप में दी जाती है, जबकि पर्वतीय राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों, दुर्गम इलाकों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए की अनुदान सहायता दी जाती है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखने और उसे विकसित करने के दौरान वैश्विक ज्ञान प्रणाली में अपनी पहचान बनाए रखेगी। श्री पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 पर एक संवाद के दौरान ये बात कही। ये आयोजन लंदन के नेहरू सेंटर और भारत में नेशनल बुक ट्रस्ट ने आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए लागू किया गया है, जिससे उन्हें अवसर में बदला जा सके। सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों में घरेलू पक्षियों और 10 राज्यों में कौओं, प्रवासी और जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज कहा कि एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि केरल में अल्लापुझा जिले और महाराष्ट्र के नांदेड़, सतारा, लातूर, नागपुर, गढ़चिरौली, मुंबई और बीड जिलों में मुर्गी के नमूनों में की गई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में कौओं, प्रवासी और जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के परभणी जिले और मुंबई सीपीजीओ के केंद्रों में रोकथाम और स्वच्छता अभियान का काम चल रहा है। अन्य सभी प्रभावित उपकेंद्रों में रैपिड रिस्पांस टीम आरआरटी को तैनात किया गया है। उन स्थानों पर निगरानी का काम जारी है जहां संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में मुर्गियों को मारने का अभियान पूरा कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन स्थानों के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में घरेलू पक्षियों को पालने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की गई है। हरियाणा में मुर्गी पालन केंद्रों में जांच का काम जारी है। केंद्रीय दलों ने प्रभावित स्थलों का दौरा किया है और स्थिति पर निगरानी के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ और पुणे जिले का दौरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप की कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा था कि आज 4-5 लोग ही भारत के मालिक हैं। भाजपा ने कहा कि देश में अब किसी परिवार का शासन नहीं है और 125 करोड़ भारतीय देश के शासक हैं। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 50 साल तक देश में कांग्रेस के एक परिवार का ही शासन था। श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार और किसान यूनियनों के बीच वार्ता को सफल होते नहीं देखना चाहती। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, और इसलिए वो विरोध, अवरोध ये नीति अपनाते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। श्री जावड़ेकर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूछे सवालों पर कटाक्ष करने के लिए भी राहुल गांधी की आलोचना की। श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चीन और अन्य मुद्दों पर श्री नड्डा के सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गुजरात के हजीरा में शेल इंडिया के एलएनजी ट्रक लोडिंग यूनिट का उद्घाटन किया। श्री प्रधान ने कहा कि ये इकाई उन स्थानों पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ावा देगी जहां कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। ये लंबी दूरी के परिवहन में एलएनजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगा। श्री प्रधान ने कहा कि एलएनजी क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से नए बाजारों के विकास में मदद मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुविधा होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल 3 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचेगी। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार भी उनके साथ कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अरीज आफ्ताब के साथ बैठक करेंगे। अगले दिन आयोग की पीठ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और चुनाव संबंधी नियामक एजेंसियों के साथ बैठक करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराकर इतिहास रचते हुए श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इस मैदान पर 32 साल में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली हार है। भारत की ऐतिहासिक जीत पर एक रिपोर्ट। भारत को आज जीत के लिए 328 रन के लक्ष्य को पार करना था, जिसे भारत ने शानदार बल्लेबाजी की बदौलत हासिल किया और इतिहास रच दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कल दूसरी पारी में 294 रन बनाकर आउट हो गई थी और मैच के आखिरी दिन आज भारतीय टीम को 100 ओवर में जीत के लिए 324 रन बनाने थे, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत ने आज बिना किसी नुकसान के 4 रन से आगे खेलना शुरू किया। 328 रन के लक्ष्य को शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की 114 रन की साझेदारी ने आसान कर दिया। शुभम ने 91 और पुजारा ने 56 रन की पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत आखिर तक डटे रहे और उन्होंने 89 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। This is one of the biggest thing in life right now, and I'm happy that all the support staff from the team and all the fans over here supported me a lot. कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 24 रन बनाए। 4 विकेट लेकर पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इस जीत के साथ ही भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाई। It's full, it's down the ground, it'll be at least one. Saini, he's got an injury with the groin. It goes as far as the fence. India, incredible. भारत टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतने के लिए बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय टीम ने शानदार इतिहास रचा है और राष्ट्र को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने जोश क्षमता का प्रदर्शन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने पूरी तत्परता से खेल भावना का प्रदर्शन किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सत्रों से जारी गिरावट के रुख को पलटते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 834 अंक बढ़कर 49,398 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 240 अंक बढ़कर 14,521 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 17 पैसे पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $55.50 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। सरकार ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% की बजाय 23% अंक ही प्राप्त करने आवश्यक होंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खादी वस्त्र की खरीद और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी करने की व्यवस्था है। ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुसार है और इनका उद्देश्य खादी दस्तकारों और देश भर में जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी के बीच तालमेल बढ़ाकर स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली में आमतौर पर कोहरा छाया रहेगा। तापमान 9 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहेगा। तापमान 22 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में तापमान 17 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में सुबह कोहरा छाया रहेगा और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। लेह में तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे और 1 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 3 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कई देशों को कोविड टीके की आपूर्ति कल से शुरू होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नए कृषि कानूनों पर नियुक्त किसान समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। सरकार ने व्हाट्सएप से हाल में अपनी निजता नीति में बदलाव को वापस लेने को कहा। एक तरफा बदलावों को सरकार ने अनुचित और अस्वीकार्य बताया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष का साल भर चलने वाला उत्सव 23 जनवरी से शुरू होगा। और भारत ने ब्रिस्बेन क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीतकर इतिहास रचा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी बरकरार रखी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।